हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर हम अभी तक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जो थे वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम आगे के गांधीयन प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ लिबरल प्रिंसिपल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसके साथ ही हमारे जो डीपीएसपी खत्म हो जाएंगे। तो इसके बाद हम करेंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद जो डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलेंगे, जो डीपीएसपी के बाहर जो दे रखे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल से। गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये कौन से प्रिंसिपल्स है जो गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। नाम से पता चल रहा है गांधीयन प्रिंसिपल है, तो गांधी की आइडियोलॉजी ही ये, उसी को फॉलो करेंगे, उन्हीं पे बेस्ड ये प्रिंसिपल्स हैं। तो अब जो हमारे गांधी जी थे, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया। तो उस टाइम पे उनके जो ड्रीम्स थे गांधी जी के इंडिया को लेकर, जो उनके ड्रीम्स थे कि किस तरह का इंडिया होना चाहिए, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो उस पे बेस्ड ये जो गांधीयन आइडियोलॉजी है, उस पे बेस्ड ये गांधीयन प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं टू फिलफिल द ड्रीम्स ऑफ गांधी जी, राइट। क्योंकि उस टाइम पे जो गांधी जी ने इंडिया के बारे में सोचा था, तो उन्हीं के जो प्रिंसिपल्स थे उनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है डीपीएसपी में, सो दैट कि उनके हम ड्रीम्स को भी आगे फुलफिल कर पाए। उनके आइडियाज यहाँ पे दे रखे हैं, जो उस टाइम पे गांधी जी इंडिया के लिए आइडियाज देते थे ना, तो वही आइडियाज यहाँ पे दे रखे हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। विलेज पंचायत होनी चाहिए जो कि एज ए सेल्फ गवर्नमेंट काम करे विलेज लेवल पे, राइट। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, तो उसमें क्या है, उसमें विलेज लेवल तक पावर्स जो है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। विलेज लेवल पे एक विलेज पंचायत बनाई जाए जो कि सेल्फ गवर्नमेंट का काम करे, विलेज लेवल पे काम करे, विलेज को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, राइट। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 43। 43 क्या कहता है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है इंडिविजुअल लेवल पे और कोऑपरेटिव लेवल पे, रूरल एरियाज में। क्योंकि जो गांधी जी थे वो रूरल एरियाज के लिए ज्यादा काम करते थे, उनका जो मेन फोकस था वो रूरल एरियाज पे ही था। तो इसीलिए जो इनके जो मोस्टली प्रिंसिपल्स है वो इन्हीं से रिलेटेड है। जैसे विलेज लेवल पे पंचायत बनानी है सेल्फ गवर्नमेंट की तरह जो काम करे, विलेज लेवल पे कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, इंडिविजुअल लेवल पे भी होनी चाहिए और कोऑपरेटिव लेवल पे भी होनी चाहिए इंडस्ट्रीज, राइट। तो 40 क्या कहता है? विलेज पंचायत से रिलेटेड है। 43 किससे रिलेटेड है? कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या कहता है कि जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट हो गया या शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, या और जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हमें प्रमोट करना है, सो दैट कि हम सोसाइटी में जस्टिस को और ज्यादा बढ़ा सके, सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन को रोक सके, राइट। तो उनके इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको एजुकेशनल लेवल पे लेकर आना है, जो बाकी लोग जिस लेवल पे है उसी लेवल पे जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन है उनको लेकर आना है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाना है, वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के। नेक्स्ट है आर्टिकल 47। 47 क्या कहता है? टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है, लाइक अल्कोहल हो गया, तो इस तरह की जो ड्रिंक्स है या फिर जो ड्रग्स है, उन चीजों की जो कंजम्पशन है उनको हमें रोकना है, जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो उस तरह की जो ड्रग्स है या ड्रिंक्स आ रही है तो उनको हमें रोकना है, उनकी कंजम्पशन को हमें रोकना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48
48। 48 में क्या है? टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, calves and other milch and draught cattle and to improve their breeds। मिल्च एनिमल्स कौन से होते हैं? मिल्च एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें दूध मिलता है, राइट, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब हो गए। तो आर्टिकल 48 क्या कहता है कि हमें जितने भी मिल्च एनिमल्स है, या काउ हो गया, काब्स हो गया, तो इनकी जो स्लॉटर हो रहा है, इनको जो हम मार रहे हैं, तो उस चीज को हमें रोकना है। मिल्च एनिमल्स के, काउस, काब्स और ड्रॉट कैटल्स के, और उनकी जो ब्रीड है, उनकी जो एक तरह की नस्ल है, उसको हमें इम्प्रूव करना है, राइट। उनको मारना नहीं है, उनको हमें बचाना है, और साथ ही साथ उनकी ब्रीड को भी हमें इम्प्रूव करना है अंडर आर्टिकल 48। तो ये 5 आर्टिकल्स थे जो डील करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स के साथ। कौन कौन से थे? आर्टिकल 40 था, 43 था, उसके बाद 46 आ जाता है, 47 और 48, ठीक है। विलेज पंचायत से रिलेटेड था 40। 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। 46 में क्या था? SC ST के जो एजुकेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनको प्रमोट करना है। 47 में इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स जो है उनको रोकना है, और 48 में जो स्लॉटर ऑफ काउज है उनको हमें रोकना है, राइट। नेक्स्ट आते हैं लिबरल प्रिंसिपल्स। लिबरल प्रिंसिपल लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जो लिबरल प्रिंसिपल्स है। तो इसमें क्या आ जाता है? लिबरलिज्म के अंदर ये पूरी सोसाइटी आ जाती है। इसमें हम पूरी सोसाइटी के लिए यहाँ पे बातें हो रही है, पूरे इंडिया लेवल पे, कि सबको हमें इक्वल करना है, राइट। तो इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 44। 44 क्या कहता है? टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। पूरी कंट्री में एक ही कानून होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शादी होती है, शादी की बात करें, मैरिज या डाइवोर्स जो हो गया, तो उसमें क्या होता है? रिलीजन के बेसिस पे अलग अलग जो है वो तरीके उन्होंने रखे हुए हैं। कि जैसे कि हिंदुइज्म में देखो तो 7 फेरे होते हैं, सिखिज्म में 4 फेरे होते हैं, और मुस्लिम में देख लो तो यहाँ पे कबूले कबूले होते। तो ये क्या कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में, कि जो मैरिज है वो एक ही तरीके से होनी चाहिए। हाँ, आप अपने रिचुअल्स को फॉलो करो, आपके जो कस्टम्स है, जो कल्चर है, जो रिचुअल है, उसको फॉलो करो, लेकिन लीगली जो मैरिज है वो एक ही तरीके से होनी चाहिए, सबकी रजिस्टर होनी चाहिए, राइट। अगर मैरिज रजिस्टर है तभी उसको माना जाएगा, बाकी जो चीजें हैं वो आपके रिचुअल्स है, राइट। तो पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एक ही लॉ होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट स्टेट कौन सी है? यहाँ पे ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो फर्स्ट स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था अभी इसी साल जनवरी 2025 के अंदर। अभी उत्तराखंड में ही इंप्लीमेंट हुआ है, पूरे इंडिया लेवल पे ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 45। 45 क्या कहता है? टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। अब पहले आर्टिकल 45 में क्या था कि जो 6 to 14 years के एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देना है। अब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, इम्प्लीमेंट करके आर्टिकल 20A में डाल दिया गया है, राइट टू एजुकेशन में, राइट। तो 44 क्या कहता है कि ये जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, अब इनके जो चाइल्डहुड केयर है उस पे ध्यान देना है, इनकी जो अर्ली एजुकेशन होती है उस पे ध्यान देना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45। अब ये 6 साल से छोटे बच्चों के लिए है। पहले 6 to 14 था, अब 6 to 14 नहीं है क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होके फंडामेंटल राइट में ऐड हो चुका है। तो अब 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी केयर करनी है और उनको एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48। 48 क्या है? टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। एग्रीकल्चर में मॉडर्न मेथड्स लेकर आने हैं, साइंटिफिक मेथड्स लेकर आने हैं, एनिमल हस्बेंड्री में हमें मॉडर्न टेक्निक्स लेकर आनी है, साइंटिफिक टेक्निक्स लेकर आनी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48, राइट। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A। 48A क्या कहता है? टू प्रोटेक्ट
and improve the environment and to safeguard forest and wildlife। हमें अपने environment को protect करना है, environment को और improve करना है, और साथ ही साथ हमारे जो जंगल है, जो forest है, उनको हमें बचाना है, और वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ रह रही है, वहाँ पे जो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है, उनको भी हमें सेफगार्ड करना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48A। नेक्स्ट है 49। 49 क्या है? टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। जो हमारी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है, लाइक ताजमहल हो गया, तो उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, राइट। हमारी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि ताजमहल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे एसिड रेन की वजह से क्या है, ये जो बिल्डिंग है पूरी खराब हो रही है, जो ताजमहल है, राइट। इसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो हमें हमारी जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 50। आर्टिकल 49 के अंदर ये भी आता है कि जैसे टूरिस्ट वहां जाते हैं तो उनके लिए भी एक ये ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये आता है कि उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि ये जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, वहाँ पे गंदगी नहीं डालनी है, उनको जैसे आप जा रहे हो वैसे ही वापस आओ, उसके वहाँ पे कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, कोई खराबी नहीं करनी। कई बार क्या होता है कि लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पे दीवारों पे कुछ लिख कर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है उनको हमें खराब नहीं करना है, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी ये आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है इन दोनों को हमें सेपरेट करना है। जुडिशरी इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगी और जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 51 में आ जाता है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को हमें प्रमोट करना है, एंड टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस। नेशंस के बीच में, कंट्रीज के बीच में एक ऑनरेबल रिलेशंस बनाने हैं, राइट। टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ बनाए जाते हैं उनको हमें फॉलो करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, जैसे उनमें बोला गया है, जो भी वो हमें दे रहे हैं डायरेक्शंस, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उनकी डायरेक्शंस को फॉलो करना है इंटरनेशनली जो भी लॉ बन रहे हैं। और जो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस है, जो हम ट्रीटी साइन करते हैं, किसी कंट्री के साथ ट्रीटी साइन कर रहे हैं, या कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रोग्राम या कोई स्कीम शुरू हो रही है, तो वहां पे हम कोई ट्रीटी साइन कर रहे हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। तो इस तरह की जो हम ट्रीटी साइन करते हैं उनकी जो ऑब्लिगेशंस है उनको हमें फॉलो करना है। एंड टू इनकरेज सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। और जो हमारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है, सपोज किसी कंट्री के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो बेटर है कि हम उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन से ही सॉर्ट आउट करें, बजाय के वॉर करने के। बातचीत से जो बात है उसको हम सॉर्ट आउट करें, बजाय कि हम उनके साथ डायरेक्टली लड़ना शुरू कर दे, वॉर ही शुरू कर दे, वॉर ही डिक्लेयर कर दें, राइट। तो आर्बिट्रेशन से हमें हमारे जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करना है। नेक्स्ट, अब हमारे जो डीपीएसपी के आर्टिकल्स है वो तो सारे खत्म हो चुके हैं, तो वहां पे हम एक बार पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं डीपीएसपी की, राइट। 36 से लेकर 51 तक। 36 में क्या था? 36 में दे रखी है स्टेट की डेफिनेशन की, स्टेट वर्ड का मतलब क्या है। डीपीएसपी में यहाँ पे भी स्टेट वर्ड आ रहा है, इट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 37 क्या कहता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है ना, जो डीपीएसपी है, ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, शेल नॉट बी इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। हम कहीं पे भी किसी कोर्ट में जाकर ये बात नहीं बोल सकते कि ये मेरा डीपीएसपी है और ये वायलेट हो रहा है, इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शंस है, राइट। ये डायरेक्शंस दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, तो इनको अभी इन्फोर्स, अगर ये हमारे इन्फोर्स नहीं हो रहे तो इसके लिए हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, राइट। ये हमारी गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शंस है कि जैसे ही उनके पास रिसोर्सेज आए वो इनको जो भी है इम्प्लीमेंट करें। जैसे राइट टू एजुकेशन है, इम्प्लीमेंट हो गया, अब वो हमारा फंडामेंटल राइट है,
तो अब अगर वो वायलेट हो रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जब तक वो डीपीएसपी के अंडर आता था तब तक हम कोर्ट में नहीं जा सकते थे। तो जो डीपीएसपी है ये इन्फोर्सिएबल नहीं है किसी भी कोर्ट में, ये सिर्फ डायरेक्शंस है। 38 सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है कि सबको सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेन विमेन दोनों को इक्वल आवर्स होने चाहिए, इक्वल पे होनी चाहिए, तो इस तरह का ये पॉलिसी के आ गए। 39A में फ्री लीगल एड के जो भी गरीब है उनको फ्री लीगल एड दी जाए, क्रिमिनल मैटर्स में भी और सिविल मैटर्स में भी। 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 41 वेलफेयर गवर्नमेंट की बात कर रहा है। 42 सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमैन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए और मैटरनिटी रिलीफ मिलना भी जरूरी है, राइट। 43 फेयर वेजेस एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, काम के अकॉर्डिंग उसको जो भी वर्कर है उसको वेज मिलनी चाहिए और एक इस तरह की मतलब जो वेज है वेज उतनी होनी चाहिए कि वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो अपना बिता सके। 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में वर्कर्स की भी थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। 43B में कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करना है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड पहली स्टेट है जहां पे ये इंप्लीमेंट हो चुका है। 45 इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर, ये जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं, लेस देन 6 इयर्स के, राइट, लेस देन 6 इयर्स के जो है। 46 प्रोटेक्शन ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। 47 क्या कहता है, न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक लोगों का होना चाहिए और पब्लिक हेल्थ पे भी ध्यान देना है हमें। 48 में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में साइंटिफिक और मॉडर्न मेथड्स लेकर आने हैं। 48A में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। 49 क्या कहता है कि जो हमारी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है या हिस्टोरिक प्लेसेस है या हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस के जो ऑब्जेक्ट्स है उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। 50 कहता है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों को सेपरेट करो, जुडिशियरी इंडिपेंडेंटली अपना काम करे और एग्जीक्यूटिव अलग से इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगा। एग्जीक्यूटिव का जुडिशियरी में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। 51 द स्टेट शैल प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को भी हमें प्रमोट करना है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।